वेलकम टू टॉपर की पाठशाला। आज हम ग्रुप डी के 15 दिसंबर 2025 की तीसरी शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने ये जो पेपर है, हम इसे सिर्फ सवाल जवाब की तरह नहीं देखेंगे, हम इसे एक आईने की तरह देखेंगे। मतलब एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि आज का भारत किन चीजों को अहमियत दे रहा है। पहली नजर में जो चीज सामने आती है वो है पुरस्कार और सम्मान। ऐसा लग रहा है कि कौन, क्या और क्यों जीत रहा है, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल, और ये सिर्फ राष्ट्रीय सम्मानों तक ही सीमित नहीं है। साफ दिख रहा है कि परीक्षक एक ग्लोबल आउटलुक चाहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नाम रटने का खेल नहीं है। हर पुरस्कार के पीछे एक कहानी है, एक ट्रेंड है। हाँ, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। स्रोत में लिखा है कि ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया। निशानेबाजी में मनु भाकर, शतरंज में डी गुकेश, हॉकी में हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार। हाँ, और यहाँ दिलचस्प है इन खेलों का मिश्रण। एक तरफ शतरंज जैसा दिमागी खेल है, तो दूसरी तरफ हॉकी जैसा टीम गेम। और सबसे अहम बात, पैरा एथलेटिक्स को इतना बड़ा सम्मान मिलना, ये दिखाता है कि भारत में अब खेल की परिभाषा कितनी व्यापक हो चुकी है। सही बात है। और साहित्य में भी एक बहुत ही खास सवाल है। 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनके हिंदी कविता संग्रह है फिर उगना के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो हर साल दिए जाते, लेकिन यहाँ एक युवा पुरस्कार, और वो भी एक ऐसे संग्रह के लिए जो आदिवासी संस्कृति पर है। क्या ये कोई नया ट्रेंड है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। फिर उगना जो है वो झारखंड की जनजातियों और उनकी संस्कृति पर केंद्रित है। परीक्षा में सवाल का होना ही ये बताता है कि अब इन आवाजों का महत्व बढ़ रहा है। ये सिर्फ साहित्य का सवाल नहीं है, ये सामाजिक समावेश का भी एक प्रतिबिंब है। अच्छा, खेल पर वापस आते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2025। यहाँ एक आंकड़ा मुझे थोड़ा चौंका रहा है। कुल 32 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला और उनमें से 17, मतलब आधे से भी ज्यादा पैरा एथलीट थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। 17 पैरा एथलीट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में पैरा स्पोर्ट्स को लेकर जो जमीनी स्तर पर काम हुआ है, जो सुविधाएं बढ़ी हैं, खेलो इंडिया जैसी योजनाएं, बिल्कुल, वो सब अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पा रहे हैं। परीक्षा में ये सवाल पूछना मतलब साफ संकेत है कि देश अब अपने सभी एथलीटों को एक समान नजर से देख रहा है। अच्छा, एक और नाम है जो मेरे लिए बिल्कुल नया है, सासाकावा पुरस्कार 2025। ये तो न खेल से जुड़ा है न साहित्य से, ये किस बारे में है? और यही इसे दिलचस्प बनाता है। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र देता है, और वो भी आपदा जोखिम को कम करने के लिए। 2025 में ये भारत के एक मौसम विज्ञानी, IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को मिला। इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मिला है। तो ये विज्ञान, शासन और पब्लिक सेफ्टी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो पुरस्कारों में भी खेल का दबदबा साफ है। और अगर हम खेल की दुनिया में और गहरे उतरे तो मामला सिर्फ कौन जीता या हारा इस तक ही सीमित नहीं है। हाँ, अब तो ये भी पूछा जा रहा है कि खिलाड़ी किस देश का है। जैसे फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कोको गॉफ थी, ये तो ठीक है, लेकिन सवाल था कि वो किस देश से हैं। सही जवाब था संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये एक बहुत साफ ट्रेंड दिखाता है। परीक्षक अब ये मानकर चल रहे हैं कि आप सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ते, बल्कि खबर के अंदर की जानकारी भी रखते हैं। ये एक तरह से ग्लोबल अवेयरनेस का टेस्ट है। स्रोत में तो 2025 के सभी 4 ग्रैंड स्लैम के विजेताओं और उप विजेताओं की पूरी सूची दी गई है। हाँ, और अगर हम इस सूची पर एक नजर डालें तो एक पैटर्न दिखता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन दोनों के पुरुष विजेता इटली के जेनिक सिनर थे। अच्छा। और वहीं फ्रेंच ओपन और US ओपन के विजेता स्पेन के कार्लोस अल्क्रास। मतलब साल के 4 बड़े खिताब सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने आपस में बांट लिए। बिल्कुल, ये पुरुष टेनिस में एक पीढ़ीगत बदलाव, एक जेनरेशनल शिफ्ट का साफ संकेत है। फेडरर, नडाल और जोकोविच के युग के बाद अब इन 2 युवा खिलाड़ियों का दबदबा बन रहा है। और महिला वर्ग में हमें 4 अलग अलग विजेता दिखी। मैडिसन कीज, कोको गॉफ, इगा स्वीटेक और आर्याना सबालेंगा। इससे पता चलता है कि वहां कंपटीशन कितना खुला हुआ है। ये तो हुई खेल की बात। अब थोड़ा विज्ञान के बुनियादी सवालों पर आते हैं। और ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी से उठाए गए हैं। जैसे आकाश नीला क्यों दिखता है, जिसका सीधा जवाब है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये सवाल क्यों पूछा गया।
ये हमारे आसपास होने वाली एक बहुत ही सामान्य घटना का वैज्ञानिक कारण जानने की जिज्ञासा को दिखाता है। एक और उदाहरण है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? हाँ, ये तो स्कूल में भी पसंदीदा सवाल हुआ करता था। हाँ, क्योंकि इसका जवाब मटेरियल साइंस के एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत को समझाता है। टंगस्टन का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, वो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इतना ज्यादा है कि ये फिलामेंट बिना पिघले तेज गर्म होकर चमक सकता है। भौतिकी में एक लेंस पर आधारित प्रश्न भी था जो थोड़ा तकनीकी लगता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये ऑप्टिक्स का एक क्लासिक सवाल है। प्रतिबिंब 2f के बाहर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन ये सिर्फ एक रेखा चित्र का सवाल नहीं है। यही सिद्धांत हमारे प्रोजेक्टर में, अच्छा, और कुछ हद तक हमारी आंखों में भी काम करता है। और एक गणना वाला सवाल भी था। 600 न्यूटन का बल 0.05 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। दाब यानी प्रेशर कितना होगा? यहाँ सीधा फॉर्मूला है, दाब बराबर बल क्षेत्रफल। गणना करने पर उत्तर 12,000 पास्कल आता है। पर 12,000 पास्कल का मतलब क्या है? सोचिए कि कोई नुकीली हील वाली सैंडल पहनकर आपके पैर पर खड़ा हो जाए। हाँ, क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इसलिए दबाव बहुत ज्यादा महसूस होता है। ये सवाल दिखाता है कि परीक्षक चाहते हैं कि उम्मीदवार सिर्फ फॉर्मूला न रटें, बल्कि ये भी समझें कि असल दुनिया में कैसे काम करता है। रसायन विज्ञान में भी यही पैटर्न है। जैसे कौन सी वस्तु मिट्टी में अपघटित नहीं होती, और विकल्पों में था प्लास्टिक कप। ये रसायन विज्ञान से ज्यादा पर्यावरण विज्ञान का सवाल है। ये उम्मीदवारों की पर्यावरणीय जागरूकता का टेस्ट है। ये जानना कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है अब सामान्य ज्ञान का हिस्सा है। एक और प्रक्रिया के बारे में पूछा गया, एनोडाइजिंग। ये शब्द सुनने में थोड़ा जटिल है। एनोडाइजिंग को आप एल्यूमिनियम के लिए एक सुपर आर्मर की तरह समझ सकती हैं। ये कोई पेंट नहीं है, बल्कि धातु की सतह को ही बिजली और रसायन का इस्तेमाल करके ज्यादा सख्त और जंग रोधक बना दिया जाता है। आपके किचन में जो रंगीन कुकर या पैन होते हैं, उनमें से कई इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण पर भी एक सवाल था। हाँ, शुष्क भुजे हुए चूने पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसे बनाया जाता है। ये एक मानक प्रक्रिया है, लेकिन इसका महत्व हमारे घरों में सफाई और पानी को शुद्ध करने में है। यह दिखाता है कि कैसे लैब की एक अभिक्रिया करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालती है। और जीव विज्ञान में सवाल मानव शरीर और पौधों की दुनिया के अंदर ले जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है? इसका उत्तर है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसे आप हमारे शरीर का ऑटो पायलट सिस्टम कह सकते हैं। ऑटो पायलट सिस्टम? हाँ, ये उन सभी जरूरी कामों को चुपचाप करता रहता है जिनके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सब। एक और सवाल था कि निषेचन के लिए परागकण को पौधे के किस हिस्से तक पहुंचना जरूरी है? उसे वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। ये पादप प्रजनन का पहला कदम है। यह सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारा भोजन और हमारी पूरी पारिस्थितिकी पौधों की इस छोटी सी प्रक्रिया पर कितनी निर्भर है। और एक हार्मोन पर सवाल था, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर की कई दूसरी ग्रंथियों के लिए एक सीईओ की तरह काम करती है। तो विज्ञान के इन बुनियादी सिद्धांतों से अब हम उस विज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो देश को चलाता है, मतलब हाल की सरकारी पहले और नीतियां। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और कृषि सुधार का एक बहुत ही दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। एक सवाल एआई एक्शन समिट के बारे में था जो फरवरी 2025 में हुई। दिलचस्प बात यह है कि ये समिट पेरिस में हुई थी और इसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की थी। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये दिखाता है कि भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी भविष्य की तकनीकों में सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी जगह बना रहा है। शासन में एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव पर भी सवाल था, अप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम 2025। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस एक नए कानून ने विदेशियों से संबंधित 4 पुराने कानूनों की जगह ली है, और इनमें से कुछ तो मतलब 1920 और 1939 के ब्रिटिश काल के थे। ये कानून अवैध आप्रवासन के लिए 7 साल तक की जेल और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। डिजिटल इंडिया की छाप भी साफ दिखती है। आरबीआई के 2 पोर्टलों के बारे में पूछा गया, प्रवाह और सारथी। ये नाम सुनने में सरल लगते हैं, पर इनके काम बहुत महत्वपूर्ण हैं।
प्रवाह पोर्टल नियामक प्रक्रियाओं मतलब रिजर्व बैंक से अनुमति लेने जैसी चीजों को ऑनलाइन और तेज बनाने के लिए है, और सारथी आरबीआई के कर्मचारियों के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एक और पोर्टल का जिक्र है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा लगता है, भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल। हाँ, इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। ये पोर्टल हमारी केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य पुलिस को इंटरपोल से जुड़ी सेवाएं सीधे ऑनलाइन मुहैया कराता है। तो जो जानकारी पहले फाइलों में घूमती थी, अब वो तुरंत उपलब्ध है। और अंत में कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की सीमा बढ़ाई गई है। हाँ, केंद्रीय बजट 2025-26 में इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा बीज, खाद और दूसरी जरूरतों के लिए। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम है। तो इस सबको एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये साफ है कि ये परीक्षा सिर्फ जानकारी रटने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये करंट अफेयर्स, मौलिक विज्ञान और अलग अलग तरह की सूचनाओं को आपस में जोड़ने की क्षमता का परीक्षण है। विस्तार का स्तर वो यहाँ पर कुंजी है। एक टेनिस खिलाड़ी की राष्ट्रीयता से लेकर एक नए कानून द्वारा बदले गए पुराने अधिनियमों तक यह दिखाता है कि सतही ज्ञान अब काफी नहीं है। ये परीक्षा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो सिर्फ निर्देशों का पालन ना करे बल्कि संदर्भ को भी समझे। इस पूरे विश्लेषण से एक अंतिम विचार मन में आ रहा है। हमने भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का जिक्र किया जो भारतीय पुलिस और इंटरपोल के बीच बेहतर डिजिटल समन्वय के लिए है। ये एक बड़े सवाल को जन्म देता है, जैसे जैसे अपराध ज्यादा ग्लोबल और डिजिटल होता जा रहा है, आने वाले दशक में अधिकार क्षेत्र और पारंपरिक पुलिसिंग की परिभाषा को कैसे बदलना होगा। जब एक अपराधी एक देश में बैठकर दूसरे देश में अपराध कर सकता है, तो कानून लागू करने वाली एजेंसियों को किन नए तरीकों और कौशलों की जरूरत पड़ेगी, इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।